नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका स्वागत करता हूं। जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर पहुंचे। माथुर ने छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी को लेकर बहुत ही अहम बयान दिया। वो क्या बयान था जिस पर आज दिन भर राजनीति हुई, आप देखिए इस रिपोर्ट में। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे। माथुर का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर पहली बार रायपुर आए हैं। माथुर का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। माथुर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। माथुर के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने साल 2018 के चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हो उसमें देखिए, भानु प्रतापपुर में दिखेगा। कुल मिलाकर चुनाव को अभी करीब 10 महीने बाकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी राह मुश्किल है और किसकी आसान। यानी ओम माथुर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। क्या है इस बयान के मायने, चलिए इसे डीकोड कर लेते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ को हल्के में ले रहे हैं। माथुर का बयान बताता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर की अभी समझ नहीं है। माथुर को पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखना चाहिए। अगर वो नतीजों को देखेंगे तो शायद उन्हें बीजेपी की स्थिति का पता चलेगा। माना बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, लेकिन हकीकत यह भी है कि पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था। यह भी सच है। और लोकतंत्र में परमानेंट सत्ता नहीं होती है। हर 5 साल बाद जनता सरकार चुनती है, लेकिन तब चुनती है जब सियासी दल जनता के मिजाज को समझते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। बहरहाल माथुर को जमीनी हकीकत को समझना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी का कल्याण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में इसको लेकर रणनीति भी बनी है। बीजेपी दफ्तर में आज पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुटे। प्रदेश स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत प्रदेश भर से युवा मोर्चे के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा MP में कई प्रकार के काम कर रहा है। अब तक 52 लाख पौधे युवा मोर्चे ने लगाए हैं। संरक्षण के लिए पंचायत और वार्ड समितियां भी बनाई गई हैं। खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान हर विधानसभा में 1 दिसंबर से युवा मोर्चा शुरू करेगा। वहीं खिलते कमल अभियान में हर मंडल से 100 युवाओं को लगाया जाएगा और साथ ही युवा नीति अभियान भी चलाई जाएगी। सभी जगहों से युवाओं के सुझाव कलेक्ट किए जाएंगे और संगठन को सौंपे जाएंगे। खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान चल रहा है और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा खिलते कमल हमारा अभियान है। हर मंडल के अंदर ऐसे 100 युवा विधानसभा स्तर पर और बाद में प्रदेश स्तर पर हम उनको लाने का काम करेंगे। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी की कोशिश है युवा मोर्चे में जोश भरने की, ताकि युवा शक्ति के सहारे चुनावी बैतरणी पार लगाई जा सके। तो बीजेपी अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा को मैदान में उतारेगी। चलिए इसी बहाने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और उसकी ताकत को डीकोड करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कलराज मिश्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास है, जिसमें देश भर के बहुत ही सीनियर नेता शामिल होते हैं।
राज्य स्तर के संगठन की भी यही संरचना है। वहां संगठन का मुखिया अध्यक्ष होता है। कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल भाजपा के कई बड़े नेता उसके इस युवा संगठन में प्राप्त हुए हैं, जैसे राजनाथ सिंह, प्रमोद महाजन, शिवराज सिंह चौहान। साल 2008 में युवा मोर्चा ने केरल में बेरोजगारी और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें कहा गया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सरकार आतंकवाद पर नरम रुख रखती है। और अब अपने दर्शकों को गुजरात लिए चलेंगे। गुजरात से अगली खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री के विवादित बयान पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अरे हूँ तो सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। फिर एक बार पीएम मोदी ने कहा कि वो तो जनता के सेवक हैं और उनकी औकात ही क्या है। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। तमे तो बधा राज परिवारो छो, हूँ तो एक सामान्य परिवारનું संतान છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूँ तो सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार बड़ी औकात होती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि इस चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, जिसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने तंज कसा है। बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे फेज में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के बाद अपने दर्शकों को भानु प्रतापपुर लिए चलेंगे। यहां भी उपचुनाव है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। कांग्रेस ने नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की है। आखिरकार वो ऐसा कह क्यों रही है कांग्रेस, रिपोर्ट में देखिए आप। ये ब्रह्मानंद नेताम है जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रविवार को कांग्रेस ने दावा किया था कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप हैं। आज कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग भी की। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनी के छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव हो रहा है और सियासी बयानबाजी भी। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी को कितना नुकसान होता है, देखना होगा। तो बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्वाचन आयोग से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। आखिर इन आरोपों का क्या असर हो सकता है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरोप निराधार है, फिर भी बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की छवि को नुकसान तो पहुंचा ही है। अब बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, देखना होगा। यह भी तय है कि कांग्रेस आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। मतदान होने तक कांग्रेस ब्रह्मानंद नेताम पर गैंगरेप के आरोप के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस के आरोपों का काउंटर कैसे करती है। अंत में हम कहना यह चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के आरोपों में तिल मात्र भी सच्चाई है तो यह बेहद गंभीर बात है। ब्रह्मानंद नेताम आरोपों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पाक साफ होने के ठोस और पुख्ता सबूत जनता की अदालत में रखने चाहिए। और अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार पर भी उनकी ही पत्नी ने रेप और मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया है। विधायक भागे हुए हैं, पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उनकी कोई
खोज खबर नहीं है। ये कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार हैं जो इन दिनों फरार चल रहे हैं। पुलिस माननीय विधायक की तलाश कर रही है। उमंग सिंगार पर उनकी पत्नी ने रेप मारपीट के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के धार के नौगांव थाने में सिंगार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। अब देखिए कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पहले से ही ऐसा रहा है। हर समय कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को पीड़ित किया ही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायक का बचाव कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मामला पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक का है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। किसी महिला के कहने पर एफआईआर करना कहीं उचित नहीं है। पूरी जांच होना चाहिए। ये केवल कांग्रेस के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर मामला गंभीर और हाई प्रोफाइल है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस विधायक को जांच में सहयोग भी करना चाहिए। तो कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर रेप के आरोप लगे हैं, केस दर्ज हो चुका है। आखिर पूरे मामले में क्या है मायने, आपको चलिए बताते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर हर बार की तरह इस बार भी सियासत शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र की अवधि कम रखने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। सत्र की एक सप्ताह की अवधि पर कांग्रेस खफा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है और जनता के मुद्दों पर चर्चा से भागना चाहती है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शीतकालीन सत्र केवल एक सप्ताह जलाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक सप्ताह सत्र और बढ़ाएं। इधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ तो विधानसभा सत्र को ही फालतू बोल चुके हैं। सत्र में मुद्दे की बात विपक्ष नहीं करता, कांग्रेस सिर्फ गदर करने का काम करती है। कमलनाथ से तो ये बोलते हैं कि जितने दिन का सत्र है उतने दिन अटेंड कर लें। कमलनाथ तो कहते हैं कि विधानसभा फालतू है। हम तो विधानसभा का सदुपयोग करना चाहते हैं जनता की समस्याओं के निदान के लिए और कानून बनाने। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। अगला साल चुनावी है, तो ऐसे में आने वाले सत्रों में सदन में गर्मा गर्म बहस होने के पूरे आसार हैं। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से विधानसभा सत्र की अवधि पर राजनीति हो रही है। आखिर सत्र की अवधि पर सियासत क्यों होती है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। सरकार को घेरने और उससे सवाल पूछने का जरिया होते हैं विधानसभा के सत्र। सरकार की मजबूरी होती है कि वो विपक्ष के सवालों के जवाब दे। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। वहीं सरकार की कोशिश होती है कि विपक्ष के सवालों से बचा जाए। यही कारण है कि सरकार सत्र की अवधि को कम रखती है, तो विपक्ष अवधि पर सवाल उठाता है। कुल मिलाकर सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है जो राज्य के हित में होती है। लेकिन एक फैक्ट तो यह भी है कि आपने पिछला मॉनसून सत्र देखा जो कि महज 5 दिन का था, लेकिन वो चला कितने, सिर्फ 5 घंटे। यानी 5 दिन का मॉनसून सत्र भी 5 घंटे चला। और इस बार भी जो शीतकालीन सत्र है वो भी कुल 5 दिन का ही है। और इसी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विरोध जताया है। और आगे बढ़ेंगे, यानी घायल है। आगे आपको ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड की तस्वीरें हैं, जहां एक पोस्ट ऑफिस के बाहर नस्ल भेदी साइन बोर्ड लगाया गया है। साइन बोर्ड में लिखा है कि भारतीय यहां फोटो नहीं ले सकते। इस तरह के नस्ल भेदी साइन बोर्ड को देखकर वहां रह रहे भारतीयों ने जाहिर सी बात है आपत्ति जताई है, जताना भी चाहिए। वहीं भारतीय समुदाय के एक लीडर ने कहा है कि इस तरह का बोर्ड लगाकर वे रंग के बारे में बात कर रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा है कि साइन बोर्ड पर लिखी बातें स्वीकार्य नहीं है। वहीं लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया इस पोस्ट पर माफी मांगी और कहा कि वे इसे जल्द इस साइन बोर्ड को हटा लेंगे। ऐसा पोस्ट वाकई आपत्तिजनक है। साइन बोर्ड को देखकर भारतीयों ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद
वहां के टेलीकॉम मिनिस्टर ने भी बयान दिया। पोस्ट ऑफिस के बाहर यह लिखा हुआ था, बोर्ड में लिखा था, भारतीय यहां फोटो नहीं ले सकते हैं। साइन बोर्ड को देखकर भारतीयों ने ये, आप जरा गौर से देखिए इस पोस्टर को, साइन बोर्ड पर जो बातें लिखी हैं उसे गौर से देखिए। हालांकि इसके बाद वहां के टेलीकॉम मिनिस्टर ने इस पर कहा कि इसे हटाया जाएगा। न्यूज डिकोड खबरों का महा बुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा हुआ ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।